Good morning, students. Welcome to all of you in RBL online classes. New session start. And first all of, I would like to say that we are careful of COVID-19 and protect yourself. Now I shall teach you subject SST, Standard 7th, Chapter 1st. Topic is our involvement. Students, today I shall explain you. Now start book reading. All forms of life can exist on the earth due to the presence of several favorable factors which surround the living things. The term environmental refers to all the external conditions in which an organism lives. It comes from the French word environner, which means to surround. It is used to describe everything such as place, thing, people, nature, etc. It also include things created by human beings. स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको अपनी बुक रीडिंग करनी है. अब मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन करती हूँ. कई अनुकूल कारकों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर जीवन के सभी प्रकार मौजूद हो सकते हैं जो जीवित चीज़ों को घेरे रहते हैं. पर्यावरण शब्द उन बाहरी स्थितियों को संदर्भित करता है जिनमें एक जीव रहता है. यह फ्रांसीसी शब्द एनसाइट से लिया गया है जिसका अर्थ है घेरना. भूगोल को अक्सर पृथ्वी की सतह का अध्ययन माना जाता है, हालांकि यह उससे बहुत अधिक है. यह दुनिया के भौतिक और मानव निर्मित आयामों और भूगोलों के अध्ययन स्थानों, लोगों का वातावरण को एक साथ लाता है. इन्वॉल्वमेंट. द नेचुरल इन्वॉल्वमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड आयोबोटिक. तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कि वातावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक. तो सबसे पहले हम जैविक घटक देखते हैं. ठीक है. इस वातावरण में एक परिस्थिति तंत्र में सभी जीवित चीज़ें शामिल हैं. जैविक घटकों में पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं. ये हमारे जैविक होते हैं और ये हमारे अजैविक होते हैं. अब हम बात करते हैं अजैविक घटक की. यह एक परिस्थिति तंत्र के सभी गैर जीवित चीज़ों को संदर्भित करता है, जैसे कि भूमि, हवा, पानी आदि. बच्चों, अब हम ये डायग्राम देखते हैं. यह है पृथ्वी के चारों ओर डोमेन. ठीक है. तो ये हमारे होते हैं स्थलमंडल. ठीक है. और ये जो बीच में है ये होते हैं बायोस्फीयर्स. ये हमारा होता है एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल. और ये हाइड्रोस्फीयर्स होते हैं. ठीक है. और ये जो है ये हीट है, तपिश है. और इधर भी. ठीक है. अब हम बात करते हैं नीचे वाले डायग्राम की. चलिए मैं पहले थोड़ा सा इसका आपको बता देती हूँ. पर्यावरण को अच्छी तरह से समझने के लिए पृथ्वी के इन चारों डोमेन्स का अध्ययन करना है हमें. ठीक है. इन चारों का हम अध्ययन करते हैं. तो इसमें सबसे पहले हमारे आते हैं लियोथोस्फीयर्स. ठीक है. पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस सतह पर इसे कभी कभी क्रस्ट भी कहा जाता है. ठीक है. अब हम ये वाला डायग्राम देखते हैं. ये हमारा स्थल मंडल है. तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ हैं. ये क्रस्ट है 100 किलोमीटर थिक में. फिर ये हमारी क्रस्ट, मतलब जिसे पापड़ी बोलते हैं. और ये है हमारे आच्छादन. ये हमारा है बाहरी गूदा, ये हमारा भीतरी गूदा. फिर इधर हम देखते हैं ये हमारी कोर है, ये हमारा तरल है, ये हमारा ठोस है. ठीक है. और यहाँ पर हम देखते हैं स्थल मंडल, क्रस्ट और ऊपरी सबसे ठोस मेटल, ये भी हमारा दिया हुआ है. ठीक है. इसको हम स्थल मंडल बोलते हैं. अब हम बात करते हैं जल मंडल. जल मंडल की रचना होती है. ठीक है. तो इसमें ये देखिए, ये वाला जो डायग्राम है ये है वाटर सर्किल, मतलब जल चक्र. ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है प्रीसिसेप्शन, मतलब तेज़ी से. और यहाँ पर ये ओशन है, यहाँ से ये आपका भाप बन रही है. इस तरीके से ये भाप बनती है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर बारिश फिर से बह के नदी में आ जाती है, फिर ये समुद्र में चली जाती है. तो ये हमारा वाटर सर्किल है. अब हम देखते हैं वायुमंडल. वातावरण में हमें हानिकारक विकिरणों और सूरज की चिलचिलाती गर्मी से बचाता है. ठीक है. फिर इसके बाद हम देखते हैं जीवमंडल. ठीक है. जीवमंडल में क्या होता है. यह जीवमंडल है जो पृथ्वी को मानव के लिए एक अनोखी श्रृंखला है. ऊर्जा से जीवित
प्राणियों को खाद्य के रूप में जानवरों और घटकों के अनुक्रम का एक सूक्ष्म जीव है। अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं इकोसिस्टम। ये होता है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इसका मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एक पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण और एक दूसरे के साथ पौधों और जानवरों के जीवित समुदाय की बातचीत है। पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न पैमानों पर मौजूद हैं। एक छोटे पैमाने के पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण एक तालाब है। एक मध्यम पैमाने को पारिस्थितिकी तंत्र का एक जंगल हो सकता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक बहुत बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण माना जाता है। अब हम देखते हैं ये नीचे वाला डायग्राम। ये है हमारे पर्यावरण घटक। ऊपर है हमारे प्राकृतिक, नीचे हमारे कृत्रिम। तो ऊपर सबसे पहले इस वाले में हम देखते हैं ये है जीवित जीव बायोस्फीयर्स। ये भूमि है हमारी लैंड, और ये हमारी एयर का है, और ये हमारा जल वाटर ये हमारा जल मंडल। ये हमारी इमारतें, ये पार्क, ये इंडस्ट्रीज, ये हमारे पुल हैं, और ये हमारी रोड्स हैं। ठीक है, ये कृत्रिम हो गए, ऊपर वाले प्राकृतिक हो गए। अब है द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, मानव पर्यावरण। तो इसमें हम देखते हैं ये मानव निर्मित जो बना हुआ है डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। मानव पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं और अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार इसे संशोधित भी करते हैं। ठीक है, अब मानव, ये नीचे आपके आ जाता है इन्वॉल्वेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब हम इसको देखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, शुरुआती मनुष्य को खुद को उस परिवेश के साथ समायोजित किया जिसमें वे रहते हैं। उनकी अधिकांश आवश्यकताओं को पर्यावरणीय संसाधनों से पूरा किया गया है। देखिए लास्ट में ये वहाँ पे जो पैराग्राफ है, इसका मीनिंग है मनुष्य अपनी कभी न खत्म होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण का लगातार और अंधाधुंध दोहन कर रहा है। यह अग्रणीय है और पर्यावरणीय की दुर्दशा भी हो रही है। और ये देखिए आपका ये डायग्राम बना हुआ है, ये कहलाती है प्रलय। अब है सम ऑफ द कॉजेस ऑफ इन्वॉल्वमेंशन ग्रेडेशंस आर। तो एक होते हैं हमारे प्राकृतिक, नेचुरल एंड ह्यूमन इंक्लूडिंग, और दूसरे होते हैं हमारे मानव प्रेरित। तो इनके बारे में बताया गया है। जो प्राकृतिक होते हैं उनमें विस्फोटक, भूकंप, चक्रवात, सूखा, बाढ़ आदि शामिल होते हैं। और जो मानव द्वारा होते हैं उसमें होता है कि लगातार जंगलों की कटाई हो रही है और बढ़ता प्रदूषण, हवा और पानी भी इसमें शामिल होते हैं। फ्रेंड्स लास्ट में अब मैं आपको बताती हूँ, भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बचाना हमारे लिए आवश्यक हो गया है। इससे सतत विकास के रूप में जाना जाता है, अन्यथा हम बांझ भूमि, दूषित पानी और हवा, थोड़ा जंगल कवर, शत्रुपूर्ण जलवायु, लुप्त हो रही है प्रजातियों और उनके जो भोजन के स्रोत हैं के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाएंगी। मतलब हमें अपने पर्यावरण को हर उसको सेव रखना है। स्टूडेंट्स इसकी बुक रीडिंग पूरे चैप्टर की आप अपने आप सेल्फ से करेंगे। मैंने आपको इसका हिंदी मीनिंग बता दिया है। लास्ट में आप चैप्टर्स में ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज और PDF मैं आपको जल्द सेंड करूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और लास्ट में ये सारा वर्क आप अपनी कॉपी पे करेंगे। और ये आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको दे चुकी हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।